नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। मैं आपकी दोस्त एरा आ गई हूँ आपके लिए भारत के वर्तमान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा लिखित पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के 7वें चैप्टर अ डिलेड डेस्टिनी यानी विलंबित नियति का सारांश। यह अध्याय भारत जापान संबंधों और एक्ट ईस्ट नीति पर प्रकाश डालता है, जिसमें साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और एशिया में संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। यह भी समझाया गया है कि क्यों भारत और जापान की साझेदारी एशियाई शक्ति संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है तथा आसियान के साथ मजबूत संबंध भारत की पूर्वी रणनीति की नींव है। तो आइए देखते हैं द इंडिया वे पुस्तक का सारांश। वर्तमान एशिया का आकार मुख्यतः अमेरिका के नजरिए, चीन की ताकत, रूस की असर, आसियान संघ, मिडिल ईस्ट की अस्थिरता और भारत की प्रगति से मिल रहा है। परंतु यदि किसी को कम आंका गया है तो वह है जापान। जापान की स्ट्रेटेजिक पीछेहट और भारत के बंटवारे ने एशियाई महाद्वीप के पावर बैलेंस को बिगाड़ दिया। शायद पश्चिम इन दोनों घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन अब वह फिर से अपने लाभ हेतु एशिया में हस्तक्षेप करने लगा है। परंतु दो ऐसी बातें हैं जो एशिया की इस स्थिति में बदलाव ला सकती हैं। एक है जापान का भविष्य का रुख, जो जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल क्षमताओं वाली एक बड़ी इकोनॉमी को स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में वापस ला रहा है। दूसरा है कोरियन पेनिनसुला में हो रहा परिवर्तन, जो लंबे समय से चली आ रही सोच को बदल सकता है। दोनों पर पहले चीन की बढ़ती ताकत का असर था, लेकिन अब वे अमेरिका के नए रवैये का भी जवाब दे सकते हैं। भारत के लिए जापान की स्थिति का सीधा असर होगा, लेकिन कोरिया भी कुछ कम असरदार नहीं होगा। इन दोनों के बीच हम पूर्वी एशिया से भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स देख सकते हैं। यह मुद्दा सिर्फ पावर का नहीं है, बल्कि सोच का भी है। जब बात अपनी सुरक्षा की आती थी, तो भारत और जापान दोनों ने पहले कभी एक दूसरे पर ध्यान नहीं दिया था। फिर भी वे दोनों आज कई बड़े मुद्दों पर साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। इस स्थिति ने दो बिल्कुल ही भिन्न पॉलिटिक्स के बीच तालमेल बिठाया है। दोनों देश इस बात से भलीभांति अवगत हैं कि उनके पास अपने कॉन्टिनेंट को आकार देने के लिए एक दूसरे की मदद करने के अलावा कोई चारा नहीं है। यह अब एक नए रिश्ते की प्रेरणा बन रहा है। यदि हम इतिहास के पन्नों को देखें तो 1860 से 1920 के दशक तक ब्रिटेन और जापान अपने हितों के मामले में एक साथ कार्य किया करते थे, जैसे कि 1915 में सिंगापुर में भारतीय बगावत को दबाने के लिए जापानी मरीन को भेजना तथा भारत में एक फॉर्मल जापानी मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव का होना। जापान शुरू में ब्रिटिश इंपीरियल भावनाओं को ठेस न पहुंचाने के लिए सावधान था और उनके खिलाफ किसी भी प्रस्ताव को मना कर देता था। जब यह कॉमन ग्राउंड खत्म हुआ, तो यह एशियाई क्रांतिकारी गतिविधियों का बेस बना। 1945 के बाद उनकी सेनाओं ने साउथ ईस्ट एशिया में साम्राज्यों को फिर से बनाने में सहयोग दिया। स्ट्रेटेजिक लॉजिक के हिसाब से यह तरीका जारी रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही एशियाई सुरक्षा की एक खासियत है। आज हमें आधुनिक भारत जापान संबंधों के इस स्वरूप के कारणों पर आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले 7 दशकों में एशिया में कई उतार चढ़ाव के बावजूद दोनों देशों के बीच पॉलिसी एक्सचेंज का इतिहास सीमित रहा है। जापान अमेरिकी सिक्योरिटी अलायंस में शामिल हो गया, जबकि भारत ने नॉन अलाइनमेंट का रास्ता चुना, जिससे दोनों के बीच का फासला और भी बढ़ा। माना कि 1950 के आखिर में एक छोटा सा समय था जब दोनों के बीच कुछ बॉन्डिंग दिखी, लेकिन चीन के साथ 1962 के युद्ध में भारत की हार ने जापान में भारत के महत्व को घटा दिया। जापान 1971 के बाद चीन को बढ़ावा देने वाले वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा बना और इसने भारत और जापान के बीच की दूरी को और बढ़ा दिया। जापान के लिए चीन की संस्कृति हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रही है। साथ ही जापान चीन युद्ध के बाद यह ज्यादतियों के प्रायश्चित का केंद्र भी था। फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसने आउटवर्ड जापानी बिजनेस को अपनी ओर खींचा।
इस तरफ स्वतंत्रता के बाद भारत ने भाईचारे का रास्ता अपनाया, जब तक कि विस्तार के मतभेदों ने इसे स्वीकार नहीं कर लिया। अब एशियाई देशों के बीच जमीनी सीमा के मतभेद गहरी बातचीत के लिए मजबूत कारण बन चुके थे। परंतु जहां पश्चिमी देश भारत की एकता को कमजोर करने में लगे हुए थे, वहीं चीन को ज्यादा पॉजिटिव नजर से देखा जाता था। इसी स्थिति ने भारत और जापान दोनों की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। लेकिन एक और परिस्थिति थी जिसमें जापान और भारत समान थे, वह थी करीबी पड़ोसियों से परेशानी। एक के पास पाकिस्तान था, दूसरे के पास नॉर्थ कोरिया। इसके बावजूद भारत और जापान दोनों एक दूसरे से भिन्न परंतु समानांतर चलते रहे। जब भारत ने 25 साल पहले पूर्व के देशों से करीबी बढ़ाने का निर्णय लिया, तो यह उसकी विदेश नीति में एक बड़े सुधार की शुरुआत थी। पश्चिम का मिलाजुला प्रभाव भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा में साफ दिखता था, लेकिन 1991 के संकट ने भारत के विकास के मॉडल को बदल दिया और उसे हाल ही में शुरू हुई एशियाई आर्थिक विकास की तरफ ज्यादा देखने पर मजबूर कर दिया। आसियान इस नए सिंड्रोम में एंट्री का रास्ता बना और भारत को एक अलग दुनिया में घुलने मिलने में मदद की। तब से साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के साथ भारत का इंटरफेस लगातार बढ़ा है। जापान, साउथ कोरिया और चीन के साथ इसका इकोनॉमिक सहयोग बढ़ा है। यह वह समय था जब एशिया, खासकर चीन, विश्व में अपनी पकड़ मजबूत बना रहा था। बाद में अमेरिकी ताकत की रिपोजिशनिंग और जापान का पुनरुत्थान हुआ। इसके साथ ही भारत में जो आर्थिक सुधार के तौर पर कार्य शुरू हुआ था, वह अब भारत की स्ट्रेटेजी का भाग बन गया। चाहे वह एक्टिविटीज हों, ट्रांजैक्शन हो या चुनौतियां, भारत का ध्यान अब पूर्व की ओर शिफ्ट हो गया था। इससे इंडो पैसिफिक को एक वर्किंग प्रिंसिपल के तौर पर जरूरी समझा जा सकता है। भारत हमेशा से भारत था, लेकिन एशिया को साथ लेकर चलने की भारत की आधुनिक सोच ईस्ट की ओर देखने और काम करने से और मजबूती से विकसित हुई है। आइए अब भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी को समझते हैं। इसकी शुरुआत पूर्व के देशों के लिए भारत के आंतरिक बाजारों के खुलने के तौर पर हुई थी, क्योंकि 1990 के दशक में हमारी प्रथम पार्टनरशिप आसियान के सदस्यों के साथ हुई थी। समय के साथ उस क्षेत्र के साथ फिजिकल, वर्चुअल और सॉफ्ट रूपों में ज्यादा कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की गई। आसियान के साथ जुड़ाव भारत के अलग अलग आसियान सेंट्रिक फोरम में हिस्सा लेने में भी दिखा। इस तरह ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक बदलावों का एजेंडा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। यह आसियान से आगे बढ़कर जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और चीन तक पहुंच गया। जापान और कोरिया के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए, जबकि चीन के साथ ट्रेड वॉल्यूम में काफी बढ़ोतरी हुई। वर्तमान में हमारी यह पहुंच ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक आइलैंड्स तक बढ़ गई है। परिणामतः भारत की फॉरेन पॉलिसी ने एक ऐसा फुटप्रिंट और डायमेंशन हासिल किया जो पहले नहीं था। इस परिवर्तन की गहराई इस बात से पता चलती है कि जब इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजी या कल्चर की बात आती है, तो भारत के लिए पूर्वीय राष्ट्र अब ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ भारत की वैश्विक स्थिति और ज्यादा मजबूत बनती है, जब हमारे साथी राष्ट्रों की क्षमता और प्रभाव में बड़ा परिवर्तन आता है। अगर बात जापान की जाए, जो वर्तमान में भारत का गाढ़ा मित्र है, तो 1945 से जापान ने अपने सुरक्षा पहलू को काफी हद तक अमेरिकी अलायंस के हिसाब से बदला था। इसी के चलते जापान ने चीन में बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया। परंतु 1980 के दशक में अमेरिका के साथ ट्रेड डेफिसिट के बाद जापान पीछे हट गया। 1987 में सोवियत संघ को पीछे छोड़कर दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने के बाद जापान ने 2010 में वह जगह चीन को दे दी। इसका साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक दोनों तरह से प्रभाव पड़ा। पड़ोसी उभरती ताकतों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, और जापान भी इस नियम का अपवाद नहीं है।
महाद्वीपीय और रीजनल स्थिरता स्थापित करने की उसकी इच्छा आज के ग्लोबल कॉमन को मजबूत करने की उसकी सोच में स्पष्ट दिख रही है। जैसे जैसे वह ज्यादा जिम्मेदारियां ले रहा है और ज्यादा पार्टनरशिप बना रहा है, वह अपने पुराने समय से आगे बढ़ रहा है। जापान का यह परिवर्तन वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालेगा। इसका मतलब होगा कि बड़े प्लेयर्स के बीच एक फर्स्ट क्लास टेक्नोलॉजी पावर का आना। यदि बात अर्थव्यवस्था की करें, तो जापान आर्थिक लक्ष्यों को ज्यादा अहमियत देता है। जैसे भारत के लिए अपनी सुरक्षा को तय करना अति आवश्यक है, वैसे ही जापान के लिए आर्थिक क्षेत्र में प्रगति उतनी ही आवश्यक है। यह आसान नहीं होगा, खासकर ग्लोबल सप्लाई चेन पर दबाव और नई टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल के साथ। जापान की असली चुनौती इन तफावतों को जितना हो सके कम करना होगा। कुछ हद तक जापान भी अब बहुध्रुवीयता को महत्व दे रहा है। अब वह पूरी तरह दूसरों पर निर्भर नहीं है और न ही अपने आसपास हो रहे विकास से अनजान है। अगर कोई नया एशियाई बैलेंस बनाना है, तो जापान को उससे बाहर नहीं रखा जा सकता। अगर आसियान की महत्ता पर सवाल उठता है, तो उस ग्रुप को चुपचाप खड़े होकर देखना मुश्किल है, जिसे बनाने में जापान ने इतनी मदद की है। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना हो या समुद्री एक्टिविटी को सुरक्षित करना, जापान की महत्ता बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थितियों ने ही जापान और भारत को स्ट्रेटेजिक रूप से एक दूसरे को जानने तथा एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। भले ही दोनों राष्ट्र अलग जगह से आ रहे हैं, परंतु भारत की जरूरतें भी जापान जैसी ही हैं। जापान के साथ मजबूत आर्थिक और सुरक्षा सहयोग की संभावना को मजबूत बनाने के लिए यह आवश्यक है कि ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस से आगे बढ़कर ज्यादा ठोस व्यापार और निवेश किया जाए। जापानी कंपनियां लंबे समय से भारत के साथ सांस्कृतिक अंतर के बारे में बात करती रही हैं। लोकल बिजनेस का पहले से होना, नियम का अनुशासन और विदेशी कंपनी का पक्ष लेने की संवेदनशीलता, ये सभी भारत में जापानी इन्वेस्टमेंट के धीमे विकास के लिए जिम्मेदार रहे हैं। इसलिए भारत में जापान की बड़ी मौजूदगी को गहरी मौजूदगी में बदलना एक चुनौती है। दोनों देशों के बीच भले ही लंबे समय से बहुत अच्छे रिश्ते रहे हों, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। जहां तक राजनीति और सुरक्षा का सवाल है, उस जापान के साथ जुड़ना पहले आसान नहीं था, जो एक अमेरिकी गठबंधन में मजबूती से शामिल था। आज इस स्थिति को सुलझाया जा रहा है और इसका सकारात्मक पक्ष भी दिखने लगा है। भारत, जापान और अमेरिका की एक साथ त्रितरफा ढांचे में काम करने की क्षमता बदलते एशियाई राजनीतिक माहौल के नए एलिमेंट्स में से एक रही है। भारत के नजरिए से जापान के साथ गाढ़ संबंध काफी लाभकारी है। सबसे पहले, यह भारत को साउथ एशिया के दायरे से बाहर निकालता है, जिसमें वह आज़ादी के बाद से बंधा हुआ था। यह उसे साउथ ईस्ट एशिया से भी आगे ले जाता है, जहां तक लुक ईस्ट पॉलिसी उसे ले गई थी। एकमात्र ईस्ट एशियाई राष्ट्र जो भारत को हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन देता है तथा इंडो पैसिफिक विजन को वास्तविकता बनाता है, जिसमें जापान के उपरांत साउथ कोरिया जैसे दूसरे देशों का भी समावेश होता है। आसियान और उसके अलग अलग सदस्य देश एक पुल की तरह कार्य करते हैं। इसके साथ ही कुछ देशों को आगे आकर समुद्री सुरक्षा और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में जिम्मेदारियां लेनी होंगी। भारत के लिए जापान के साथ रिश्ते का सबसे सीधा लाभ अपने विकास को तेज करने में उसका योगदान है। परंतु मेनस्ट्रीम जापान को यह भी समझाना जरूरी है कि एक बड़ी और ज्यादा काबिल भारतीय इकॉनमी सिर्फ एक बिजनेस का मौका नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक लाभ भी है। भारत भले ही जापान के स्ट्रेटेजिक रुख में कोई फैक्टर न हो, लेकिन उसे इसका लाभ जरूर हो सकता है। एक मल्टीपोलर एशिया असल में जापान की भागीदारी से ही बन पाएगा। यदि आपको हमारा यह कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर से ऑन कर लें। भारतीय राजनीति में जापान एक ऐसा रिश्ता है जिसे हमेशा सभी राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है।
इसलिए इस मामले में आगे बढ़ना विदेश नीति के लिए आसान है। मौजूदा रिश्ते की नींव 2000 में प्रधानमंत्री मोदी के भारत दौरे से रखी गई थी, जिसने भारत के 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट पर जापान की प्रतिक्रिया से पैदा हुई कड़वाहट को पीछे छोड़ दिया। 1991 के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स संकट के दौरान भारत की रिकवरी में जापानी समर्थन एक अहम वजह थी। 2018 में करेंसी स्वैप समझौते का असर एक आर्थिक पार्टनर के तौर पर जापान की जरूरत को दिखाता है। दोनों देशों ने मिलकर कई तरीके शुरू किए हैं जो पॉलिसी कन्वर्जेंस को आसान बनाते हैं। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन और डिफेंस इक्विपमेंट जैसे सेंसिटिव क्षेत्रों में एग्रीमेंट करने की क्षमता बढ़ते कंफर्ट लेवल को दिखाती है। हर साल दोनों देशों का मिलिट्री एक्सरसाइज करना कोई छोटी बात नहीं है। यह भारत जापान संबंध की महत्ता को दिखाता है। 2019 में हुए लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट के द्वारा सहयोग को एक नए लेवल पर ले जाने का लक्ष्य है। नॉन प्रोलिफरेशन, काउंटर टेररिज्म और समुद्री सुरक्षा में रुचियां ज्यादा साफ तौर पर कोऑर्डिनेटेड हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव की मांग ने दोनों को और करीब ला दिया है। सहयोग का दायरा अब बढ़ता जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जापान हमारे द्वारा शुरू किए गए कई बड़े डिप्लोमैटिक इनिशिएटिव्स में शामिल है, जिनमें क्वाड, 2+2 फॉरेन डिफेंस कंसल्टेशन तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ट्राइलेटरल शामिल है। राजनीति के साथ साथ दोनों देशों के आर्थिक व्यवहार में भी काफी प्रगति देखी गई है। जापान ने पारंपरिक रूप से ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस यानी ओडीए को अपनी स्ट्रेटेजी का सेंटर बनाया था। ये ओडीए प्रोजेक्ट्स आज के समय में देश में सबसे सफलतापूर्वक पूरे किए गए प्रोजेक्ट्स में से एक हैं। फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स में मेट्रो प्रोजेक्ट्स, जिसने अर्बन मैनेजमेंट को बदल दिया, और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर शामिल है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा सकता है। उपरांत फ्रेट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ड्राइंग बोर्ड पर हैं, जो भारत की लॉजिस्टिक समस्या को दूर करने में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। भारत के लिए एक्ट ईस्ट फोरम का निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम था, ताकि भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके में कनेक्टिविटी की कोशिशों को बढ़ावा दिया जा सके और इसे अन्य देशों तक बढ़ाया जा सके। यह दिखाता है कि कैसे आर्थिक सोच एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में बदल रही है। जापान की असली वैल्यू इकोनॉमी के सभी सेक्टर पर प्रभाव डालने और नए एंटरप्राइज और क्षमता बनाने में मदद करने की उसकी काबिलियत है। क्या भारत इसका उतना ही असरदार तरीके से उपयोग करेगा जितना चीन और आसियान ने किया? यह देखना बाकी है। वैश्विक स्तर पर भारत और जापान क्लाइमेट चेंज, आतंकवाद और पुराने वर्ल्ड ऑर्डर में सुधार पर मिलकर काम कर सकते हैं। भारत के साथ डील करना बायलैटरल डिप्लोमेसी के जरिए सबसे आसान है। यूएन में सुधार की कोशिश में जापान को उन लोगों से भी सख्ती से लड़ना होगा जो बदलाव का विरोध करते हैं। भारत को अपनी अपेक्षा को सीमित रखना होगा, क्योंकि जापान की अपनी भी मजबूरियां और कल्चर है। दोनों ही देशों के समाज में काफी भिन्नता होने की वजह से सामान्य सहमति का विकास थोड़ा मुश्किल कार्य है। हालांकि भारत जापान एक ऐसा रिश्ता है जहां इसका अतीत भविष्य के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाता, फिर भी इतिहास से कुछ ऐसे सबक हैं जो पढ़ने लायक हैं। अपने ज्यादातर रिश्तों में दोनों देश एक दूसरे के लिए बहुत उदार रहे हैं। जहां तक भारत की बात है, उसने जापान की 1905 की जीत को एशिया में फिर से उभरने की शुरुआत के तौर पर देखा। जापान के एंटी कॉलोनियल योगदान का भारत पर सीधा असर पड़ा। आज भी भारतीय लोग जापान को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी से पूरी तरह जोड़ते हैं। बाद के दौर ने इस विरासत को और मजबूत किया। टोक्यो ट्रिब्यूनल के मामले में भारत ने एक अलग रुख अपनाया और जस्टिस राधा विनोद पाल एक ऐसा नाम है जो आज भी जापान के क्वार्टर्स में गूंजता है। भारत में जापान की इमेज लगातार अच्छी रही है, खासकर मॉडर्निटी को ट्रेडिशन के साथ जोड़ने में। यदि हम जापान में भारत की इमेज की बात करें तो इसके कई पहलू हैं। बौद्ध धर्म के सोर्स के तौर पर, अपनी इंटेलेक्चुअल परंपराओं और अपनी रिच कल्चर के लिए
लेकिन यह सब सीमित मात्रा में प्रचलित था। इसलिए जब 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के समय रिश्ते बुरी तरह लड़खड़ा गए, तो इसका कारण काफी हद तक यह था कि जापान अपने एशियाई कैरेक्टर को अपने पश्चिमी हितों के साथ मिला रहा था। उस समय जापान ने न सिर्फ नॉन प्रोलिफरेशन पर वेस्टर्न नैरेटिव को माना, बल्कि इंडिया पाकिस्तान को एक साथ जोड़ने और जम्मू कश्मीर के साथ उसके एनालिसिस को भी माना, जिसके परिणामस्वरूप जापान भारत के खिलाफ कदम उठाने वाला मुख्य देश बन गया, जिसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1172 भी शामिल है। परंतु जब भी भारत और जापान ने वेस्टर्न मीडिएशन के बजाय सीधे एक दूसरे से डील किया है, तो परिणाम हमेशा सकारात्मक रहा है। जापान को जियोपॉलिटिक्स की बेहतर समझ डेवलप करने से इंडिया के साथ रिश्ते बनाने में जरूर मदद मिल सकती है। अब जापान के इतिहास से मिले कुछ जरूरी बोधपाठ पर नजर डालते हैं, जो एशिया और भारत के भविष्य पर असर कर सकते हैं। मेiji युग से ही जापान ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का लाभ उठाया है। उसने वैश्विक शक्ति विभाजन पर भी प्रतिक्रिया दी है और अपनी पोजीशन सुधारने के लिए हमेशा पार्टनर बनाए हैं। जापान का अतीत कुछ भारत जैसा ही रहा है। यदि हम आसियान की बात करें, तो वह पूर्व में भारत का गेटवे बना हुआ है। हालांकि आसियान ने बदलती वैश्विक स्थिति के साथ लगातार एडजस्ट किया है, भले ही आसियान देश अपने रीजनल इंटीग्रेशन और नेशनल प्रोग्रेस के साथ आगे बढ़ रहे हो। 1997 में एशियाई फाइनेंशियल संकट के असर को झेलने के बाद इसने ईस्ट एशिया समिट प्रोसेस के जरिए अपनी पहुंच बढ़ाई। इसके सभी सदस्यों को ज्यादा खुले वैश्विक आर्थिक ढांचे से लाभ हुआ और वे 2008 के संकट से भी काफी हद तक उबर गए। लेकिन आज वे कई स्ट्रेस टेस्ट का सामना कर रहे हैं, जैसे कि न्यू पावर इक्विलिब्रियम, राजनीतिक अनिश्चितता, मापदंडों और नियमों के मुद्दे, अनिश्चित जियोइकोनॉमिक दिशाएं, अंदरूनी तालमेल का सवाल आदि, तथा इन समस्याओं के घेरे में एशिया के भविष्य के लिए आसियान की सेंट्रल भूमिका भी शामिल है। और यह जरूरी है कि भारत उनके सॉल्यूशन का हिस्सा हो। यह भारत के लिए ग्रुप के साथ अपना जुड़ाव बढ़ाने, सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी को मजबूत करने और ज्यादा बिजनेस करने जैसे पहलुओं को जोड़ने का बिल्कुल सही समय है। परंतु भारत के स्ट्रेटेजिक हितों के लिए यह जरूरी है कि आसियान की सेंट्रल भूमिका बनी रहे। जैसे जैसे इंडो पैसिफिक जैसे नए कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो रहे हैं, यह जरूरी है कि आसियान को उनके साथ कंफर्टेबल महसूस कराया जाए तथा क्वाड या ट्राइलेटरल जैसे मैकेनिज्म को सपोर्टर के तौर पर देखा जाना चाहिए। आसियान भारत साझेदारी की कहानी 1992 के सिंगापुर शिखर सम्मेलन से शुरू हुई, जिसमें भारत 1996 में पूर्ण वार्ता भागीदार, 2002 में शिखर सम्मेलन भागीदार और 2012 में रणनीतिक भागीदार बना। 2018 में भारत ने अपनी रजत जयंती के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी 10 आसियान देशों के लीडर्स को आमंत्रित किया गया था। यह अपने आप में एक मैसेज था कि यह रिश्ता कितना मजबूत है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तौर पर भारत और साउथ ईस्ट एशिया के बीच लिंक बहुत गहरे रहे हैं। इस पूरे इलाके में मिलीजुली विरासत और कल्चर की झलक मिलती है। सच में सदियों से स्थापित भारतीय सभ्यता के कुछ सबसे अच्छे उदाहरण यहीं मौजूद हैं। भारत और साउथ ईस्ट एशिया के बीच कनेक्टिविटी बढ़ती गई, जिसमें सिंगापुर इसका मेन हब बना। पिछले कुछ सालों में आसियान और भारत के बीच आना जाना और यात्रा इतनी बढ़ गई है कि ज्यादातर भारतीय अब इस क्षेत्र को अपने पड़ोस का हिस्सा मानते हैं। यह रिश्ता अपने आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं से भी कहीं आगे निकल गया है। भारत के नजरिए से आसियान एशिया पैसिफिक क्षेत्र के सुरक्षा ढांचे में केंद्र की जगह रखता है। आज भारत जिन अरेंजमेंट के साथ काम कर रहा है, उनमें एशिया में पायरेसी से निपटने के लिए रिकैप एग्रीमेंट और एक फन स्टेट के तौर पर मलक्का और सिंगापुर की जलसंधि में कोऑपरेशन मैकेनिज्म शामिल हैं। आसियान और सभी सदस्यों के साथ बड़े पैमाने पर बायलैटरल डिफेंस और सिक्योरिटी रिश्तों से रीजनल जुड़ाव मजबूत हुआ है। कुछ वर्ष पहले 1991 के आर्थिक संकट पर बहुत सारी किताबें छपी थीं,
जिनमें से कुछ प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के आसपास थी। विदेश नीति के नजरिए से देखें तो यह बात सामने आई कि आसियान और सिंगापुर ने भारतीय निर्णय लेने वालों की सोच को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह भारत के लिए दुनिया के साथ ज्यादा बड़े पैमाने पर जुड़ने, आइडिया परखने, नजरिए शेयर करने और फीडबैक लेने का एक अवसर था। उनकी सलाह और अनुभवों ने भारत को एक अनजान रास्ते पर आगे बढ़ने में गाइडेंस दी। आज भारत में हो रहे बदलाव और भी गहरे और बड़े हैं। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने और ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी को बेहतर बनाने का मजबूत लक्ष्य तय किया जा रहा है। आसियान के साथ बढ़ते रिश्तों को शुरू में लुक ईस्ट पॉलिसी बताया गया था, जिसे आगे बढ़ाने की हमारी गंभीरता को दिखाने के लिए, खासकर फिजिकल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के जरिए, कुछ वर्ष पहले इसे एक्ट ईस्ट में अपग्रेड किया गया। इस बदलाव ने इसके बढ़ते सिक्योरिटी कंटेंट को भी दिखाया। आसियान के बिना एशिया पैसिफिक का इंडो पैसिफिक में बदलना कभी संभव नहीं हो पाता। लेकिन इसका नाम जो भी हो, भारत के इस रिश्ते में बड़ा बदलाव असल में उसके पूर्व की दुनिया के लिए जियोपॉलिटिकल नजरिए को दिखाता है। आसियान को इस बात का क्रेडिट भी दिया जा सकता है कि उसने भारत को यह समझने में काफी मदद की है कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग विश्व के साथ भारत के रिश्तों में क्या भूमिका निभा सकते हैं। सच तो यह है कि इस इलाके के डायस्पोरा से बेहतर नेटवर्किंग के उदाहरण मिल ही नहीं सकते। साउथ ईस्ट एशिया ने भारत के ऐतिहासिक रिश्तों और हितों को फिर से जगाने में जो मुख्य भूमिका निभाई है, वह भी अद्वितीय है। नालंदा कॉन्सेप्ट, जैसा कि हम आज जानते हैं, असल में सिंगापुर में शुरू हुआ था। तब से यह भारत के बौद्ध इतिहास और विरासत को और ज्यादा अपनाने और लोगों में जागृति फैलाने में एक प्रोत्साहन के तौर पर उभरा है। पहले भारत के पूर्व में जो अलग दुनिया थी, वह हमारे स्ट्रेटेजिक दायरे के लिए बहुत दूर थी। जब 1960 के दशक की शुरुआत में दोनों दुनिया टकराईं, तो यह भारत के लिए लाभ से ज्यादा खतरा बनी हो, ऐसा लगा। लेकिन आसियान के साथ जुड़ाव ने एक सामाजिक प्रोसेस शुरू किया, जहां भारत के पूर्व की ओर इंटरेस्ट लगातार बढ़े हैं। इस प्रयास को तेज बनाने के लिए भारत और उसके पूर्वी पार्टनर्स दोनों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। जहां हितों को मूल्यों का सपोर्ट मिलता है, वहां मिलजोल ज्यादा पक्के तौर पर जड़ जमा सकता है। क्या देशों का पारंपरिक नजरिया आज की चिंताओं को शामिल कर सकता है, यह देखना अभी बाकी है। भारतीय कामचलाऊपन को जापानी लगन के साथ मिलाने के लिए कोशिशों के साथ एक मजबूत लक्ष्य की जरूरत है। जापान के द्वारा भारत को महत्व देने के बहुत से कारण हो सकते हैं, क्योंकि वास्तव में व्यापार झंडे के पीछे चलता है। अगर नोएडा और नागोया सच में मिलते हैं, तो यह एशिया के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ देगा और फिर एक कॉन्टिनेंटल कहानी में एक और मोड़ आ सकता है, जो कई लोगों के अंदाजे से अलग, पहले से तय हो सकता है। तो मित्रों, यह था द इंडिया वे पुस्तक के 7वें चैप्टर का सारांश। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपकी मित्र एरा आपसे फिर मिलूंगी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप सब खुश रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।